अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, पिछले तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते से हम ये सुन रहे हैं चारों तरफ से, सिर्फ एक जमात नहीं, चारों तरफ से हमें आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि डील डील कौन कर रहा है ये डील। पहले जरदारी साहब की जानिब से जो एक बात की गई कि हमसे फार्मूला मांगा गया है और हमने ये कहा कि पहले इनको घर भेजें, उसके बाद हम फार्मूला देंगे और फिर हालात को ठीक भी करेंगे। और उसके बाद नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से एक ऐसा तासुर उनकी बातों से मिला कि पता नहीं क्या होने वाला है और शायद नून लीग की डील हो गई है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शायद किसी डील के नतीजे में मुल्क में वापस आने लगे हैं। इन सारी बातों को से जो तासुर बना उसको तक़वियत मिली वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बयान से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब की सज़ा जो है उसको ख़त्म किया जाए। इन सारी बातों की ज़रूरत पड़ती क्यों है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज गड़ी खुदा बख्श में ये कहा कि पीपल्स पार्टी डील की सियासत पर यकीन नहीं रखती है। तो मेरा सवाल यही है कि जब डील की बात नहीं है, किसी की कहीं पर डील नहीं हो रही है, तो फिर ये सफाइयाँ देने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? शेख रशीद साहब जो है उन्होंने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने कहा कि हमारे सर से किसी का हाथ नहीं उठा, इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है और इदारे 20-20 साल की पॉलिसियाँ बनाते हैं। इस बात का क्या मतलब है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ राना शमीम जो है उनके बयान हल्फी से मुतालिक एक नया हंगामा शुरू हो गया है कि वो दस्तखत कहाँ पर किया गया था। एक कॉलम मैंने पढ़ा, तो उसमें ये लिखा गया है कि जी ये जो दस्तखत हुए हैं इस एफिडेविट के ऊपर वो नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में बैठकर हुए गए हैं, जबकि इस पर मुतज़ाद इत्तलात भी आ रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करवा देती हूँ। तहरीक इंसाफ अहमद जवाद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, रहनुमा पीपल्स पार्टी बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और राना एहसान अफजल साहब रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद होंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी, ये डील की कोशिश हो रही थी, नहीं हो रही थी तो क्या कामयाब नहीं हुई? ये आज बिलावल भुट्टो साहब को इस पर क्लैरिफिकेशन देने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्यों उन्होंने ये वजाहत दी कि पीपल्स पार्टी तो कोई डील नहीं कर रही या डील की सियासत पर यकीन ही नहीं करती है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये कुछ दिनों से टेलीविज़न के अंदर प्रोपेगेंडा किया जा रहा था और बड़े मोतबर सहाफ़ियों ने ये लिखना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई डील करने जा रही है। जिन्होंने डील करनी हो वो खुल्लम खुल्ला ये बातें नहीं करते कि आपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, जिस तरह प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने लाहौर के अंदर और फिर नवाब शाह में मुख्तलिफ तकरीबात में बातें की। और दूसरा, पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है डील्स का। आपको याद होगा आयशा साहिबा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद वापस आई तो बड़ा शोर मचा कि बीबी ने डील की है, बल्कि उस वक्त जो हमारा ARD था उसे तोड़ दिया गया और हमारी इत्तेहादी जमातों ने PMLN ने APDM बना लिया और इल्ज़ाम ये लगा कि बीबी ने कोई डील कर ली है। तो फिर उसके बाद देखा क्या ये डील थी कि 27 दिसंबर को मोहतरमा जामे शहादत नोश करेंगी यहाँ आके और अपनी जान दे देंगी। आमिर साहब, आपने ये बात मेंशन कर दी है तो ये तो ऑन रिकॉर्ड नहीं है कि बीबी की मुलाकात हुई थी परवेज़ मुशर्रफ साहब से और ये भी उस वक्त कहा जा रहा था कि वो उनसे मुलाकात के नतीजे में, बातचीत के नतीजे में ही मुल्क में वापस आई थी। ये ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, गुफ्तगू शनीद करना तो कोई गुफ्तगू तो होती है, डील डिफरेंट है। डील नहीं गुफ्तगू तो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ जिन्ना साहब की होती थी। गुफ्तगू तो आपको आपके जिनसे जंग होती है उनसे भी होती है। गुफ्तगू के नतीजे में परवेज मुशर्रफ को वर्दी उतारना पड़ी, गुफ्तगू के नतीजे में उसे आर्मी चीफ का ओहदा छोड़ना पड़ा। यही गुफ्तगू तो नहीं हुई थी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, जिसका उन्होंने इशारा दिया था कि मेरे पास फॉर्मूला मांगने के लिए आए थे? यही गुफ्तगू, इसी तरह की गुफ्तगू हुई थी उनकी? मैं बताता हूँ। मोहतरमा के आने से मियाँ साहब भी वापस आए और पाकिस्तान के अंदर सियासी क़यादत वापस आई। जो प्रेसिडेंट जरदारी ने बात की है, देखिए गुफ्तगू तो होती है, कभी सलामती के इजलासों में होती है। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मुल्क जिन हालात के अंदर और जिन मसाइल से दो चार है, किसी एक शख्स की वजह से या किसी एक शख्स की या फार्मूले की वजह से अगर मुल्क को नुकसान होता है तो ये हम बहुत भुगत चुके हैं। तो ये अगर तारीख की बात है जो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने की है, और वो पाकिस्तान के वो प्रेसिडेंट है जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद आइन को दोबारा रिवाइव किया है 18वीं तरमीम के जरिए। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इदारों को भी ये समझना है
कि अवाम की हाकमियत अवाम तक लौटाना है। किसी डील के नतीजे में सियासत करना, किसी डील के नतीजे में इक़्तिदार में आना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसे काबिल शर्म अमल समझती है। और हम समझते हैं कि जब भी आया जाए अवाम के वोटों से आया जाए, और हम अवाम के वोटों से ही आते हैं। जो आज बिल्कुल ठीक है आमिर साहब, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो सवाल मैं आपसे करी हूँ ये मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के काफ़ी रहनुमाओं से किया, लेकिन किसी ने भी इसका मुझे जवाब उस तरह से नहीं दिया। शायद मेरी नाअहली है, मैं अपना सवाल उनको सही तरह से समझा नहीं पाई हूँ। क्या जरदारी साहब के पास कोई बातचीत के लिए, चले डील के लिए नहीं, हम नहीं मानते डील को, बातचीत के लिए कोई आया था, उनसे किसी ने कोई फॉर्मूला मांगा था? कौन था वो? जब उनसे ये नाम पूछते हैं तो उसके बाद कोई जवाब नहीं होता। कोई कहता है पीपल्स पार्टी का रहनुमा के हो सकता है किसी दूसरी सियासी जमात की वो बात कर रहे हो, कोई कहता है हो सकता है अवाम की वो बात कर रहे हो। तो किसने उनसे फॉर्मूला मांगा था? कौन आया था बातचीत करने के लिए? देखिए, कोई स्पेसिफिक बात नहीं है जिस तरह आपने कहा, लेकिन बहरहाल अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट से भी आया तो बातचीत तो होनी चाहिए। अगर एस्टेब्लिशमेंट आज इस चीज पे निदामत है कि उनकी वजह से नाअहल लोगों को और ऐसे लोगों को इक़्तिदार सौंप दिया गया है जिनका कोई तजुर्बा नहीं था और उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, तो जाहिर है वो लोग अब जो मुसल्लमा क़यादत है, जिन्होंने मुल्क को बहरानों से निकाला है, उनके पास आते होंगे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है कि हमने इस हुकूमत को खत्म करके जमहूरी तरीके से इक़्तिदार मुंतकिल करके पार्लिमान को बार बना के और पाकिस्तान के मसाइल को हल करना है, और हम कर चुके हैं। चले, शुक्र है आपने ये तो माना कि एस्टैब्लिशमेंट से डील नहीं की बात नहीं हुई, बातचीत हुई होगी कि उन्होंने मान लिया है इस बात को। ठीक है, एटलीस्ट आपने इस चीज़ को मान लिया है। राना एहसान साहब, फिर नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और जिस तरह से मैं देख रही थी ख्वाजा आसिफ साहब को, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को, सरदार अयाज सादिक साहब, जिस तरह से वो कह रहे थे कि बस एकदम से पता नहीं क्या होने वाला है मुल्क की सियासत में, वो वापस आ जाएंगे और मैं जा रहा हूँ उनको लेने के लिए, तो आ रहे हैं नवाज शरीफ साहब वापस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले मैं ये डील के ऊपर बात करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें। देखिए, आज जो इंटीरियर मिनिस्टर थे पीटीआई के शेख रशीद साहब, उन्होंने डील का इतराफ किया। उन्होंने कहा है कि आज भी हमारे सर पे उनका हाथ है। क्या आइन कहता है कि आप जो ये इदारे हैं वो किसी के सर पे हाथ रखें? ये आइन में लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उन्होंने इतराफ किया कि ये हाइब्रिड निजाम है, उनके सर पे किसी का हाथ है और उस हाथ की वजह से आज वो यहां बैठे हुए हैं। तो ये तो मुझे तो देखिए, इससे बड़ा इल्जाम, ये जो उनका जो डायलॉग है कि हमारे सर पे हाथ है, इससे बड़ा इल्जाम वो लगा ही नहीं सकते। और ये इतराफ जुर्म है कि ये जो हाइब्रिड निजाम चल रहा है उसका इतराफ है। तो अब डील तो ये है, इसको डील आप कहते हैं। हमारी जो बातचीत हो रही है कि मियां नवाज शरीफ वापस आएंगे नहीं आएंगे, देखें अब हमारा क्या मौकफ है। हमारा ये मौकफ है कि जो ईवीएम का मामला था उसके अंदर भी इनके कोएलिशन पार्टनर्स इनसे नाला थे और वो ईवीएम के हक में नहीं थे, लेकिन आखिरी दिन पुरस्रार कॉलों के ऊपर जो है वो सारे एक पेज पे आ गए। तो अगर कोई बातचीत होगी तो वो यही होगी कि आप अपने आईनी दायरा कार में काम करें और पीछे हट जाएं, जो कि आपका आइन कहता है। तो अगर आइन की इंप्लीमेंटेशन को आप डील कहती हैं तो वो पीडीएम हो या पीएमएलएन हो, वो इससे बढ़ के कोई और बातचीत नहीं होगी। अगर किसी से कोई बातचीत भी होगी वो इसी बेसिस के ऊपर होगी। और मियां नवाज शरीफ अभी तक कोई बातचीत हुई है? चले, हम डील की बात ही नहीं कर रहे हैं, भूल जाते हैं हम डील को, डील हमें नहीं पता क्या होती है। बातचीत हुई है क्या मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुताल्लिक कि वो वापस आ सकते हैं, हालात ऐसे कोई साजगार हो जाएं? देखिए, नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनका जो मामला है वो ये है कि हम समझते हैं, हमारा ये मौकफ है कि उनके जो केसेस थे वो बदनीयती के ऊपर जो है वो चलाए गए और वो एक टारगेट किया गया उनको भी और हमारी जमात को भी। और उनके जो शवाहिद हैं वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की बातों की सूरत हाल में जिस तरीके से नैब को सुप्रीम कोर्ट ने जो है मॉनिटर किया, अनप्रेसिडेंटेड था। जिस तरीके से एकदम से सब जीप के निशान पे चले गए, अरेस्ट हुई
और फिर आगे आने वाले ये जो एफिडेविट अब आ गया, फिर जो और जो शवाहिद हैं वो बेइंतहाशा हैं। अरशद मलिक साहब की वीडियो है। तो हमारा ये मौक़िफ़ है और हम ये बिलीव करते हैं कि जब अदालतों को और अदालती अभी रस्ते भी आगे बाकी हैं, मियां नवाज शरीफ के पास भी हैं और मरियम नवाज के पास भी हैं। तो जब जो कोई अगर कोई प्रेशर है वो उतरता है, जो कि तासर आ रहा है, इस एफिडेविट से भी आ रहा है, और कि ये मेलाफाइड के साथ ये मामला किए गए थे, तो हम समझते हैं एक न्यूट्रल जुडिशरी में ये केसेस खत्म हो जाएंगे मियां नवाज शरीफ के। जहां प्रेशर कोई नहीं होगा या एक न्यूट्रल सूरत हाल होगी, वहां हम समझते हैं ये सजाएं गलत हैं। साहब, जिस तरह की बातें की जा रही थी ना नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से, तासुर ये मिल रहा था कि शायद कोई डील हो गई है और बस नवाज शरीफ साहब जो है ना उनका टिकट भी हो चुका है और वो वापस आने के लिए तैयार हैं। इस बात का आपने जवाब नहीं दिया कि क्या वो वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देखिए, इस चीज का जवाब यह है कि अभी इस वक्त जो पीटीआई की सूरत हाल है वो बड़ी खराब है। उनके पास मॉरल अथॉरिटी, एथिकल अथॉरिटी केपी का इलेक्शन हारने के बाद और जो तसलसल ज़िमनी इलेक्शंस का चल रहा है जिसमें ये बदतरीन तरीके से हारे हैं, मेरे ख्याल से इनका वक्त अब खत्म होने को है और इनकी किश्ती से लोग अब छलांगे मार के आएंगे। और जब ऐसा माहौल होगा तो नवाज शरीफ साहब अगले जनरल इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में मौजूद होंगे इंशाअल्लाह। अगले जनरल इलेक्शन का फिर हम इंतजार करें। ठीक है अहमद जवाद साहब, आप सुन रहे हैं हमारे दोनों जो गेस्ट हमारे साथ बैठे हुए हैं, आप वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो फिर क्या वाकई में हालत ख़राब है और क्या आप लोग समझते हैं कि नवाज शरीफ मुल्क में वापस आ जाएंगे? क्योंकि वज़ीर आज़म ने जो बयान दिया, उसके बाद शेख रशीद साहब ने जो बात की, उससे लग रहा था कि शायद हुकूमत भी परेशान हो गई है उनके आने से, उनके आने की खबर से। देखिए आयशा, पहले तो मैं आपको मुबारक देना चाहूँगा कि आपने बड़ी खूबसूरती से और बड़े प्यार से पहले बैरिस्टर आमिर हसन साहब से डील का तकरीबन एतराफ़ करवा लिया और इसी तरह आपने राना अफजल साहब से भी तकरीबन डील का जो एतराफ़ करवा लिया। फ़र्क सिर्फ ये है कि आमिर हसन साहब ने इसको गुफ्तगू का नाम दिया है और राना अफजल साहब ने इसको बातचीत का नाम दिया है। तो अब मुझे केयरफुल होना पड़ेगा कि कहीं आप मेरे से ना कोई एतराफ़ करवा लें, क्योंकि आज आपका एजेंडा यही लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी से डील का जो है ना एतराफ़ करवा लिया जाए। दो में तो आप कामयाब नहीं कर रहे हैं। नहीं अहमद जवाद साहब, हमें तो पता ही नहीं है डील क्या होती है। हम तो सर पे हाथ रखने की बात कर रहे हैं। ये सर पे हाथ रखने का क्या मतलब है? वो यही इल्जाम लगा रहे हैं ना कि शेख साहब ने तो आज इस बात का एतराफ़ कर लिया कि हमारे सर से हाथ नहीं उठाए। इस बात का क्या मतलब है जवाद साहब? हाँ, इसलिए मैं कह रहा था कि अब मेरी बारी है। तो चलें, एनीवे गुफ्तगू से, बातचीत से सिर पे हाथ रखने तक तो हम आ गए हैं। देखें, मैं एक चीज जो आयशा बैरिस्टर साहब की मैं तारीफ करूंगा इस बात की, और राना अफजल साहब ने भी उसका जिक्र किया। देखें, हमें ये अब इस मुल्क के अंदर ये कल्चर, सियासी कल्चर जो है ना, ये बदलना होगा। ये डीलों वीलों के ऊपर जो है ना, ये मुल्क को नहीं चलाया जा सकता। इदारों को बिल्कुल अपनी हदूद में रहना चाहिए और सियासी पार्टियों को अपना सियासी एजेंडा जो है इंडिपेंडेंटली वो चलाना चाहिए। हमें इससे बाहर निकल आना चाहिए। और लेकिन थोड़ा सा बदकिस्मती से बात यही है आयशा कि अगर मैं डील करूं तो वो गुफ्तगू है या बातचीत है, अगर आप डील करें तो वो जो है, या मैं करूं तो वो डील है, अगर आप करें तो वो बातचीत या गुफ्तगू है। थोड़ा सा फर्क है। ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये हर एक पे एप्लीकेबल है कि अगर हम डील करें तो ठीक है, लेकिन कोई और अगर डील करे तो वो फिर काबिल एतराज चीज है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे अगर हम इलेक्शन जीते हैं तो वो जीत है, अगर कोई और जीत जाए तो वो धांधली है। ये थोड़ा सा हमारा एक सियासी कल्चर है। मैं किसी एक पार्टी का यहाँ पे नाम नहीं ले रहा, मैं ओवरऑल एक सियासी कल्चर की पाकिस्तान के अंदर बात कर रहा हूँ। और गालबन ये एक मैं समझता हूँ कि एक डेफिशिएंसी है हमारे पॉलिटिकल कल्चर में, जिसका सब पार्टीज हिस्सेदार हैं। वो पीटीआई भी है, वो पीपल्स पार्टी भी है, वो पीएमएलएन भी है, कि जो इस कल्चर को शेयर करती हैं। इस कल्चर को चेंज करने की जरूरत है। अब आप देखें, जैसे केपी में इलेक्शन हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शंस, वहां पे जेयूआई जीत गई और काफी एक सरप्राइजिंग उनकी जीत थी। और इसको इसी तरह से कहा जा रहा है कि पीटीआई के लिए एक बहुत बड़ा अपसेट है। मैं भी, हाँ जी, मैं भी ये कहूंगा कि यस, हम इसकी तवक्को नहीं कर रहे थे
और 8 साल के बाद, खास तौर पे 8.25 साल वहां पे हुकूमत करने के बाद, तमाम रिसोर्सेज, तमाम अथॉरिटी, तमाम तर इख्तियारात होने के बावजूद अगर JUIF हमसे बल्दियाती इलेक्शन जीत जाती है तो बहुत बड़ा अपसेट है। लेकिन आप देखें कि हमने नहीं कहा कि ये कोई एस्टेब्लिशमेंट की मूव है, हमने नहीं कहा कि JUIF की कोई डील हो गई है, हमने ये कहा है कि हमसे गलतियां हुई हैं जिनकी कीमत हमने अदा की है। तो मैं ये कहूंगा कि हमें अब सब पार्टियों को अपने इस कल्चर को चेंज करना चाहिए, ताकि ये जो हमारे ये गैप्स जो है ना, जब हम ये बात करते हैं, इन गैप से फिर डील्स होती हैं, वो डील एक पे हलाल हो जाती है, दूसरे पे हराम हो जाती है। डील को हराम नहीं होना चाहिए। जवाद साहब, शेख साहब मतलब वो आते हैं तो जरा बड़ी मुख्तलिफ सी बात करके जाते हैं, जिसके बाद बाकी सारे जो रहनुमा है PTI के उनको आके सफाइयां देनी पड़ती हैं। उन्होंने क्या कहा था, पहले ये सुन लेते हैं, उसके बाद हम इस पे मजीद बात करते हैं। आपने क्या कहा था, सुनते हैं। कोई किसी का सवा हाथ नहीं हटा। अदारे 20-20 साल की पॉलिसियां बनाते हैं, 20 दिन की पॉलिसियां नहीं बनाते। कोई अक्ल का अंधा ये सोच रहा है कि किसी एक शख्स की पॉलिसी होती है, अदारे की पॉलिसी होती है। जी, किसी का हाथ नहीं उठा है, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो तो कह रहे हैं कि 20-20 साल की पॉलिसियां बनाते हैं। तो इसका मतलब हम क्या समझे जवाद साहब के अगली जो 2-3 टर्म्स है वो भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की है, जो शेख साहब की बातों से लग रहा है। अच्छा, मैं आपको आयशा मैं बताता हूँ। देखें आयशा, मेरा अपना ये ख्याल है कि शेख साहब अपने जाती तजर्बे की बात कर रहे हैं कि जो पॉलिसी शेख साहब ने कोई 20 साल पहले बनाई थी, शायद उसके 20 साल पूरे हो गए हैं, तो शायद वो कोई अपने जाती तजर्बे की बात कर रहे हैं। अच्छा। मैं तो देखें शेख साहब की मैं सफाइयां नहीं दूंगा, इसलिए कि देखें मैं तो इमरान खान की आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं, मैं शेख साहब की आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो करता। मैं PTI के अंदर इमरान खान के पीछे आया हूं, मैं शेख साहब के पीछे नहीं आया। शेख साहब कुछ कहने से पहले मेरे से तो नहीं ज़ाहिर पूछते, वो जो कहना चाहते हैं वो कहें, मैं उनकी सफाई नहीं दूंगा। लेकिन मैं ये, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि हमें अपने सियासी कल्चर को चेंज करने की जरूरत है। हमें ये जो गैप्स हैं डील्स के, ये हर पार्टी को मुख्तलिफ टाइमिंग के अंदर मिलते हैं, और अगर हर पार्टी 1 बाय 1 उन डील से इस्तेफादा करती जाएगी तो फिर आप इस मुल्क में एक जमहूरी अंदाज में सियासी जो कल्चर है उसको पिनपता हुआ नहीं देख सकते आपको। ये हमें अब इस कल्चर को चेंज करना होगा, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसके ऊपर इत्तफाक करना चाहिए कि हम एक सियासी माहौल पैदा करें, सियासी तौर पे एक दूसरे से compete करें। अगर JUIF जो है वो उसका नैरेटिव अवाम को क्लिक कर गया है तो उसका हक बनता है कि वो इलेक्शन में जीते, और मैं उसकी इस जीत को एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है जवाद साहब, एक सवाल का जवाब देते हैं, उसके बाद मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। वजीर आजम इमरान खान ने जो बात की थी कि कोशिशें की जा रही है कि नवाज शरीफ साहब की सजा को खत्म किया जाए, तो ये कौन कोशिशें कर रहा है उनकी सजा को खत्म करने की? और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो वजीर आजम को ये बात करने की क्यों जरूरत पड़ गई फिर? देखें, अगर मैं भी वजीर आजम की जगह पे हूं या कोई भी, मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर जो भी कोई वेल रेड हो, आप अगर अपने मीडिया में, कॉलम्स में, यूट्यूब्स के ऊपर हर जगह आप देखें तो 24 घंटे आपको हर थोड़ी देर बाद एक यूट्यूब का एक जो है ना वो नैरेटिव मिलेगा कि जी बस नवाज शरीफ साहब ने फाइनल कर लिया है। कुछ पंजाबी में चल रहे होते हैं, कुछ उर्दू में चल रहे होते हैं, मुख्तलिफ जबानों में वो नैरेटिव्स चल रहे हैं। और वो बिल्कुल ठीक कहा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कि एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे ये तासुर उभरे कि मियां नवाज शरीफ या PMLN की एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो गई है, जिसके नतीजे में मियां नवाज शरीफ वापसी का सफर करने वाले हैं, और वापसी के सफर का मतलब यह है कि उनकी सजा को खत्म कर दिया जाए। यानी हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है नवाज शरीफ साहब के वापस आने से? देखें, वापस आने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई खुफिया हाथ इसमें इन्वॉल्व हैं तो मैं कहूंगा कि ये एक वही गलत चीज जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये नहीं होना चाहिए। वापस तो जरूर आना चाहिए। तो क्या कोई है खुफिया हाथ आपके पास? ऐसी कोई इत्तलात है कि कोई खुफिया हात मुलव्विस है? नहीं नहीं, देखें मेरे पास कोई ऐसी या हमारी पार्टी में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं। तो नहीं, वो शेख साहब के हाथ पे है। वो शेख साहब के लिए खास तौर पे, हमारे लिए नहीं है।
तो इसलिए देखें, हमारी नॉलेज में कोई खुफिया हाथ नहीं है, लेकिन देखें परसेप्शन या तासुर ऐसा पैदा किया जा रहा है कि बस नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और हमें नवाज शरीफ साहब के आने से हरगिज किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। वो पाकिस्तान के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वो इस मुल्क के शहरी हैं, वो पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के चेयरमैन हैं, वो कायद हैं, वो एक मुल्क की बड़ी आबादी जो है उसको वो फॉलो करती है, उनका हक बनता है कि वो वापस आए। हमें हरगिज किसी किस्म का कोई ठीक है, हुकूमत को कोई परेशानी नहीं उनके वापस आने से। ठीक हो गया, हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, वापस आएंगे तो मजीद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। आमिर हसन साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी सेगमेंट का कि आज गड़ी खुदा बख्श में हमने देखा कि बड़ा सरप्राइजिंग था। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में पहले कहा जा रहा था कि वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और मैं सोशल मीडिया भी देख रही थी, बड़े सहाफ़ियों ने उनके बारे में लिखा हुआ था कि अब देखें, समझ आ रहा है आपको कि जरदारी साहब गड़ी खुदा बख्श में नहीं है इस अहम मौके पे, बल्कि इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। तो वज़ीर आज़म की परेशानी जो है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, लेकिन अचानक से वो गड़ी खुदा बख्श पहुँचे। ये प्री प्लान था या क्या, मतलब आप लोगों ने ये सोचा हुआ था इस तरह से करना है, या अचानक से उनकी आमद हुई है? मैं समझता हूँ इतनी बारीक बीनी से अगर मीडिया जायजा लेता है, मेरा ख्याल है कि ये जो एकदम से अफवाहें फैलाना शुरू कर दी जाती हैं वो कोई अच्छा नहीं है। खुद वो जो लोग या ऐसे सहाफ़ी जो फैलाते हैं उसका नुकसान होता है। कोई हमारा प्री नहीं था, आसिफ अली जरदारी साहब ने आना था, लेकिन कल मौसम खराबी की वजह से जहाज नहीं आ सका। लेकिन क्योंकि ये मोहतरमा का यौम शहादत था 14वां, और हमेशा से प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी भी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी शरीक होते हैं, तो फिर जैसे ही मौसम बेहतर हुआ वो इस्लामाबाद से वापस आए और आपने देखा वो शरीक हुए। लेकिन इसके दौरान आपने चंद घंटों में देखा कि किस तरह अफवाह साजी का बाजार गर्म होता है, और किस तरह हमारे बहुत दोस्त एक सहाफ़ी हैं, उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है नून लीग से, और हमारी दूसरी PDM के बड़े हमदर्द हैं। वो फौरी तौर पे इल्जामात डील के पीपल्स पार्टी पे लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें खतरा ये नहीं होता कि कहीं डील पीपल्स पार्टी से हो रही है। उन्हें खतरा ये होता है कि कहीं उनकी फेवरेट जमातों के साथ जो डील हो रही है वो बंद ना हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, ना तो पीपल्स पार्टी डिस्क्वालीफाई है, ना पीपल्स पार्टी ने कभी डील की है, ना पीपल्स पार्टी करेगी। हमारी गड़ी खुदा बख्श के अंदर शोहदाए जमहूरियत के जो मज़ारात हैं वो बता रहे हैं कि हमारे शोहदे ने इस्लाम, अवाम, जमहूरियत, मुसावात के लिए जाने दी हैं, और इन्हीं हकूक के लिए हम जद्दोजहद करेंगे। पीपल्स पार्टी। अच्छा आमिर साहब, आप किस जमात की बात कर रहे हैं? ये कौन से सहाफ़ी हैं जिनकी इतनी फेवरेट जमात है, जिनकी कोई बातचीत या गुफ्तगू चल रही है मुख्तदर हलकों के साथ? हमारे दोस्त हैं सलीम साफी साहब, उन्हें जरा बहुत शौक है, एकदम से आ जाते हैं, लेकिन कोई नहीं, उन्हें भी उनका हक है। तो उनकी फेवरेट जमात कौन सी है? आप क्या समझते हैं, कौन सी फेवरेट जमात है, किसकी डील चल रही है? मेरे ख्याल से उनका झुकाव मौलाना फजलुर रहमान और PMLN की तरफ से है, दोनों की तरफ है, शुरू से है उन्हें देख, और हमें इस पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो उनकी तारीफें जरूर करें। हम पे शक व शुबा करने की क्या जरूरत है? हमें हमारा रिकॉर्ड है, हम पहले बता चुके हैं। देखिए आयशा साहबा, पाकिस्तान के अंदर सीरियस इश्यूज है, हमें कोई भी तो नई हुकूमत बनेगी, नई पार्लियामेंट बनेगी, हम तो इमरान खान साहब को भी कहते रहे, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने भी कहा, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने भी कहा, जब ये हुकूमत बनी, ये पार्लियामेंट आई कि हाँ इकट्ठे बैठे, और हमारे चेयरमैन साहब ने तो यहाँ तक कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। कि मुल्क को जरूरत कि पूरी मुफाहमत के साथ अच्छे तरीके से आगे बढ़ा जाए, लेकिन आपने देखा कि 3.5 साल के दौरान इमरान खान साहब ने जो एक रूड रवैया रखा है, बिल्कुल, यानी पहले मुफाहिमत की बात की थी, लेकिन अब हमें लग रहा है पीपल्स पार्टी जो है वो फुल मुज़ाहमत के मूड में है, क्योंकि आज बिलावल साहब ने भी और इससे पहले जरदारी साहब ने भी कहा था कि अब लाहौर में आकर वो बैठेंगे, और इस्लामाबाद में और लाहौर में कैंप लगाकर बैठेंगे, और यहाँ से अपनी सियासत जो है ना, स्पेशली पंजाब के अंदर अगर हम बात करें, उसको एक नई रूह फूकने की उसके अंदर कोशिश करेंगे। तो फिर लाहौर का इंतखाब क्यों किया है? यहाँ से क्यों दोबारा से कोशिश की जाएगी पीपल्स पार्टी की जानिब से? पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी गई थी, और पाकिस्तान की सियासत
बेरंग रहती है अगर लाहौर उसमें शामिल ना हो। और ये मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लाहौर से हूं, पंजाब से हूं। हमारे समाज को जिस तरह जनरल जिया के दौर से लेके आज तक डीपोलिटिसाइज किया गया है कि लाहौरियों के बारे में पीटीआई ने वो प्रोपेगेंडा किया था कि ये कीमे के नान खा के, बिरयानी खा के वोट देते हैं। आपको पता है ये बड़ी बातें मशहूर हुई। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस समाज से आप निकालने की कोशिश करते हैं, उस समाज के अंदर फिर सरमाए का इस्तेमाल होता है, नजरियात खत्म होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है, पहले भी पंजाब की हम जमात रहे हैं, लेकिन अब हम बेस के तौर में बनाएंगे और जो तहरीक लाहौर से शुरू होती है वो हुकूमत कभी नहीं रह सकती। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जनरल अयूब के खिलाफ यहाँ से तहरीक शुरू की, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने जनरल जिया के खिलाफ और फिर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ यहाँ से तहरीक शुरू की। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि लाहौर और पंजाब का समाज आगे बढ़ के पूरे पाकिस्तान। ठीक है, अब देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए तैयार है या नहीं है। राना एहसान साहब, आपसे मैंने सवाल करना है, लेकिन उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तनकीद की है। ऑपोजिशन जमातें जो हैं वो खुद भी वैसे हैं ऑपोजिशन, लेकिन बाकी जमात खासतौर पे नून लीग ही है, क्या कहना था उनका वो सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे सवाल करती हूँ। जी सुनते हैं। इस्तीफा देने के हक में थे, जो इलेक्शन से ना लड़ने के हक में थे, वो भी इलेक्शन के मजा कर रहे हैं, वो भी मुकाबला करने को तैयार है। जी राना एहसान साहब, जो इस्तीफा जो है उन्होंने मांगा, उनकी जमात ने कहा कि इस्तीफे जो हैं वो होने चाहिए, और फिर नून लीग ने पहले बैकआउट कर लिया और उसके बाद दोबारा से बात हुई इस्तीफों की। ये इस्तीफों का मसला क्या है? जब इस्तीफे देने का फैसला होता नहीं है तो फिर इसके बारे में शोर क्यों मचाया जाता है कि बस हम इस्तीफे अब देने वाले हैं? और बिलावल साहब की बात का क्या जवाब देंगे आप? देखें, जो पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर जो है वो गवर्नमेंट होती है और ऑपोजिशन होती है, ये दो सतून हैं जो पार्लिमानी जमहूरियत को चलाते हैं। इस्तीफों का कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ऑपोजिशन मुत्तहद होके इस्तीफे देती है तो एक सतून जो पार्लिमानी जमहूरियत का है वो निकल जाता है, तो ये सिस्टम जो है ये हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन अगर ऑपोजिशन ही डिवाइडेड हो, मसलन पीपल्स पार्टी निकल गई या एएनपी जब निकल गई, तो डिवाइडेड ऑपोजिशन जब आधी ऑपोजिशन इस्तीफे दे आधी ना दे तो फिर वो मकसद पूरा नहीं होता। और अभी भी जब मौलाना साहब इस्तीफों की बात करते हैं, वो हेड कर रहे हैं पीडीएम को, तो हमने इस्तीफे उनको जमा कराए, लेकिन जो कबाहत आती है इस्तीफों की डिबेट में वो यही आती है कि अगर डिवाइडेड ऑपोजिशन इस्तीफे दे तो वो फिर हम पीटीआई का फायदा नहीं करेंगे, फायदा कर देंगे, नुकसान नहीं करेंगे, बल्कि ऑपोजिशन अपना नुकसान कर देगी। ये सिर्फ तभी आप कर सकते हैं अगर ऑपोजिशन मुत्तहद हो। सही। अच्छा ये बताइए, आजकल ये नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इतनी दूरियां क्यों हैं? इतने एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात क्यों दिए जा रहे हैं? आखिर ऐसा हुआ क्या है दोनों जमातों के दरमियान? देखिए, मैं समझता हूं कि जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ऑब्वियसली फिर हर पार्टी जो है अपने मैनिफेस्टो के ऊपर जो है वो इलेक्शन लड़ती है। अभी ये जो केपीके में इलेक्शन हुए, उससे पहले खानेवाल का हुआ और फिर उससे पहले लाहौर का हुआ। तो वो इलेक्शन मोड में जब आते हैं तो हमारा जो इत्तेहाद है या जो हमारी कोऑर्डिनेशन है वो पार्लियामेंट की हद तक है कि हम एक मुत्तहिद ऑपोजिशन की तरह चलेंगे। और यही पार्लियामानी जमहूरियत है कि जहां आपने इकट्ठा होना होता है आप इकट्ठे होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के जो है वो कंपटीशन में हैं और अगले इलेक्शन में भी हम समझते हैं हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और ये पार्लियामानी जमहूरियत का हिस्सा है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा इतनी दूरियां हुई हैं। बिल्कुल पीडीएम के प्लेटफॉर्म का जो इशू है वो पीडीएम के ही प्लेटफॉर्म से रिजॉल्व होगा, लेकिन जहां तक पार्लियामेंट का जो अच्छा, मुझे बड़ी हैरानी होती है राना एहसान साहब के पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बड़े सख्त अल्फाज भी आपकी क़यादत के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन आपके जितने भी रहनुमा हमारी इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं उन्होंने बड़ा पर कोई सख्त जवाब नहीं दिया, बड़ा इसको नॉर्मल ले रहे हैं। ये मेरे लिए हैरान कुन है। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने आज काफ़ी बातें की हैं, एक और उन्होंने बात की है वो सुनते हैं, उसके बाद इसके ऊपर सवाल करूंगी मैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब से, फिर मुझे अहमद जवाद साहब की जानिब बढ़ना है। सुनते हैं। हमने पार्लियामान को सारे पावर्स दिए थे, मगर कभी कोई आरओ इलेक्शन तो कभी कोई आरटीएस का इलेक्शन, कभी किसी चौधरी को इस्तेमाल किया गया तो कभी किसी निसार को इस्तेमाल किया गया।
जी आमिर हसन साहब, जरा मुख्तसरन यह बता दीजिएगा, ये चौधरी और ये निसार, ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं बिलावल साहब? देखें, पाकिस्तान के अंदर चौधरी इफ्तिखार चौधरी है और निसार साकिब निसार है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान के अंदर। फिर जिस तरह इफ्तिखार चौधरी ने हमारी हुकूमत के दौरान 2008 से 2013 के दौरान सदर मुमलिकत कटहरे में, वजीर आजम कटहरे में, वज़रा कटहरे में कोई हम एग्रीमेंट करते थे बिजली के मंसूबों का, तो उसे वो उड़ा के रख देते थे। रोज ब्यूरोक्रेट्स से कटहरे के अंदर खड़े करके 5 साल हमें हुकूमत नहीं करने दी गई। और उसके बाद साकिब निसार वाला भी जो तमाशा है, उसे बाद में फिर PMLN ने भी कहा। तो ये हमारे दोस्त हैं प्यार मोहब्बत के, और ये जो इनकी दिल लगी का सिलसिला है, वो कभी कभी इनकी खराबी होती है, जैसे कि आजकल है। देखे ना, आज भी अगर देखा जाए तो माशाल्लाह कितने खुश नसीब हैं मियां नवाज शरीफ, अल्लाह ताला उन्हें उम्र खिज्र दे। ऐसे लोग जो आते हैं थोड़ी देर के लिए, बाद में वो किस्सा पारीना बन जाते हैं, उनका कोई नाम भी नहीं जानता। लेकिन पाकिस्तान की सियासत को, पाकिस्तान की मुआशरत को और पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचता है, अवाम को नुकसान पहुंचता है। तो हम समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, इसी पे हमें आना है। अच्छी बात है। ठीक है आमिर साहब, आपका पॉइंट आ गया है। अहमद जवाद साहब, ऐसा क्यों है कि जो जमात जीतती है उसको लगता है कि इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ, जो जमात हार जाती है वो कहती है धांधली हुई और ये इलेक्शन जो है टेम्पर हुआ? ये आप भी इससे पहले बात कर रहे थे कि ये जो सिस्टम है, ये जो सियासत का कल्चर है, इसको तब्दील करने की जरूरत है। ये किस तरह से तब्दील होगा अहमद जवाद साहब? देखें आयशा, उसका आगाज तो हो गया है। आप देखें KP में इलेक्शन PTI हारी है, हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया, हमने उस शिकस्त को एक्सेप्ट किया है और JUI की जीत को भी एक्सेप्ट किया है। अच्छा, नो डाउट, इसको वाकई में अप्रिशिएट करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन सिर्फ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना कि ठीक है हम हार गए हैं, किसी पे धांधली का इल्जाम नहीं लगा रहे, कोई तशवीश नहीं पाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर? घर आप लोग कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा को अपना, वहाँ पर ये बल्दियाती इलेक्शन हार जाना, इट्स अ बिग थिंग। जी आयशा, बिल्कुल तशवीश होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि हम तकरीबन 8.25 साल हमने KP में हुकूमत की है। 2018 के इलेक्शन में KP के अवाम ने बड़ा अनप्रेसिडेंट तरीके से दूसरी दफ़ा PTI को चांस दिया और एक बड़ी अक्सरियत के साथ PTI हुकूमत में आई। हमारे पास तमाम रिसोर्सेज थे, अथॉरिटी थी, सब कुछ था। लेकिन उसके बाद अगर बल्दियाती इलेक्शन में तहरीक इंसाफ अगर हार जाती है तो ये बहुत बड़ी तशवीश की बात है। इसका कोई ना कोई जिम्मेदार है, इसका जिम्मेदार तंजीम है या इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। ये तो अब एक रिव्यू कमेटी बनी है जो इन तमाम मामलात को देखेगी कि क्या हुआ। लेकिन जहां तक तशवीश का ताल्लुक है, बिल्कुल ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए और इसको एक तरह से मैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझता हूं। स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में अगर हम देखें, वैसे तो बाकी सूबों में भी नजर आता है थोड़ा बहुत ही, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में इन बल्दियाती इलेक्शन के दौरान भी और उसके बाद भी एक दूसरे के ऊपर जो इल्जामात लगाने का सिलसिला है वो बड़ा तशवीशनाक है। उस सिलसिले में क्या कुछ हुआ है अभी तक? क्या वज़ीर आज़म तक डेफिनेटली वो बातें पहुंची होंगी? उस बारे में क्या हो रहा है और जिम्मेदारों का तयन जो है वो कब तक किया जाएगा कि किस वजह से हारे? जी आयशा, देखें, इसके लिए एक रिव्यू कमेटी बनी है जो तमाम मामलात को देख रही है, इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं और जो मुस्तकबिल के हवाले से जो एजेंडा और स्ट्रेटजी होगा, फॉर द टाइम बीइंग पूरी तंजीम को तोड़ दिया गया। जो कि जब एक आप इलेक्शन में फेल होते हैं तो वो जाहिर है कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी वो आपकी फेलवर होती है और उसमें इसी वजह से तंजीम को तोड़ा गया है। इस वक्त एक नया सेटअप बनाया गया है, वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, वो असेसमेंट्स भी कर रही है और नए फैसले भी किए जाएंगे और लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। ये मेरे ख्याल में तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है कि बजाय इसके कि हम बैठे रहते कोई एक्शन लिए बगैर और सिर्फ इल्जामात के सहारे बैठे रहते, तो फिर 2023 में हमें इससे भी बड़ा सरप्राइज मिल सकता था। तो मैं समझता हूं कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हमें टाइम पे वेकअप कॉल मिल गई। अभी तकरीबन 1.5 साल का अरसा है और इस 1.5 साल में अगर हम चाहेंगे तो इंशाल्लाह जो डेफिशिएंसीज हैं, अगर हमने उसकी सही तरह से असेसमेंट की, सही तरह से वैल्यूएशन की, अपने लेसन्स को हमने लर्न किया
और रेक्टिफिकेशन की, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, तो हम सोल्यूशन सामने लेके आए, तो फिर हमें 2023 से पहले दोबारा एक कमबैक भी मिलेगा और इंशाल्लाह अवाम का अगर एतमाद अगर नीचे गया है तो वो दोबारा ऊपर भी आ सकता है। अच्छा, एक बात बता दें, फिर हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है। महंगाई कम होगी जवाद साहब? देखिए, महंगाई प्रायोरिटी में शामिल है पीटीआई की? आप बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल बनता है क्योंकि पूरी कौम का ये सवाल है और पूरी कौम महंगाई से को सफ़र कर रही है, लेकिन इसमें फौरी तौर पे कोई बड़ी तब्दीली आना इसलिए मुश्किल है आयशा कि ये इस वक्त एक ग्लोबल फिनोमेना बन चुका है। मैं इस वक्त इस्तांबुल में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे भी इन्फ्लेशन और महंगाई जो है इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू है। मुख्तलिफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अमेरिका में, इंग्लैंड में, यूरोप के अंदर बड़ी अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन और महंगाई देखी गई है। वो एक लंबे अरसे तक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का बंद रहना और फिर कैपेसिटी एकदम से दोबारा पीक पे आना और उसको दोबारा से रिकवर करना उस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को, इसमें कुछ वक्त लगेगा। उसके बाद ये यानी कि अवाम उम्मीद रखें कि आगे जाकर महंगाई कम होगी। इस सिलसिले में कोई लॉन्ग टर्म प्लान बना लिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से। ठीक हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो राना नईम का बयान हल्फी जो है उस मामले पर बात करेंगे कि आखिर वो साइन कहां पर हुआ और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो कहां पर स्टैंड करती है, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है उस एफिडेविट से। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था कि राना शमीम का बयान हल्फी जो है उससे मुतालिक बात करेंगे। खबर आई जिसमें ये कहा गया कि राना शमीम का बयान हल्फी जो है वो और कहीं नहीं बल्कि नवाज शरीफ साहब के ऑफिस के अंदर बैठकर साइन किया गया। ये बात बड़ी अहम है क्योंकि नून लीग की जानिब से कह दिया गया था कि उन्हें इस एफिडेविट के बारे में नहीं पता, बल्कि जो नोटरी पब्लिक है उनके जो सरबराह हैं चार्ल्स गथरी, उन्होंने अब ये कहा है कि ये उनके ऑफिस के अंदर बैठ के और तमाम लोग जो थे वहाँ पर जो मौजूद थे उनके तासुरात से ऐसा महसूस हो रहा था कि इससे कोई बड़ा तूफान आएगा और नवाज शरीफ साहब को इससे कोई फ़ायदा भी मिल सकता है। राना एहसान साहब, ये राना शमीम का बयान हल्फी जो है ये लगता है कि बहुत ज़्यादा मसाइल का बाइस बनता जा रहा है नून लीग के लिए, बजाय इसकी कि इसका कोई फ़ायदा हो। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं समझता। देखिए, जब भी कोई ऐसी एविडेंस आती है जो मियां साहब के फेवर में हो या मरियम के या ऑपोजिशन के फेवर में हो, तो ये हुकूमत जो है वो टारगेट कर लेती है कि हम इस एविडेंस को या इस इंफॉर्मेशन को मलाइन करें, इसको नेगेट करें और ऐसा तासर दें कि ये इसका कोई जो है वो वैल्यू नहीं है। ऐसे नहीं है। जो एफिडेविट होता है वो एक हल्फिया बयान होता है। अगर तो वो हल्फिया बयान जो है वो उनसे किसी प्रेशर में लिया गया है या वो झूठा है या उनको कोई फेवर देके, तो फिर तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आदमी उस हल्फिया बयान के ऊपर खड़ा है कि ये मेरा हल्फनामा है, ये एफिडेविट मेरा ही है और बगैर किसी प्रेशर के मैंने दिया है, तो फिर उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि वो 10 बंदों के सामने दिया है या एक बंदा था उधर या 5 बंदे थे। ये तो अच्छी बात है कि और भी विटनेसेस होंगे कि ये एफिडेविट दिया गया है। लेकिन जो चार्ल्स साहब हैं उनका पहला बयान तो यही है कि उनके दफ्तर में दिया गया है, तो ये भी एक मुतनाज़ खबर है कि ये मियां साहब के दिया गया है या वहां दिया हुआ है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये उसकी जो लीगल वैल्यू है, जो लीगल हैसियत है उस एफिडेविट को, उसको हर्ट नहीं करती, क्योंकि वो तब उस पे जो है वो हर्फ आता है अगर राना शमीम साहब उससे पीछे हट जाएं। अगर उस कंटेंट को वो ओन कर रहे हैं तो वो वैलिड है, वो स्टैंड करता है, उसकी तहकीक होनी चाहिए अभी और जो हो रही है। अगर ये साबित हो जाता है कि राना शमीम का बयान हल्फी जो है वो नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में हुआ था, तो फवाद चौधरी के इस बयान को तो फिर तकवीत मिलती है कि ये एक माफिया बन चुका है और माफिया बनकर जो है इदारों को मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अगर हम अज्यूम कर लें कि ये ऐसे ही हुआ है, तो तब क्या नवाज शरीफ ने गन रखी हुई थी राना शमीम को कि आप बयान लिख के दें? या नहीं, तो पहले इस चीज से अपने आप को डिस्टेंट नहीं करना चाहिए था ना। नून लीग के रहनुमा या नून लीग की जानिब से कहा गया कि हमें तो नहीं मालूम था, जबकि उनके बेटे राना शमीम के बेटे टीवी पर आकर कहते हैं कि उनका तो बड़ा अच्छा ताल्लुक है नवाज शरीफ के साथ, बड़ा करीबी ताल्लुक है। देखें, ये जो बात है ना कि तल्लक है, तो इस तरह तो बहुत सारे लॉयर्स जो हैं वो पीएमएलएन की विंग्स के अंदर होते हैं, लॉयर विंग्स में मौजूद होते हैं। क्या वो जब जज बन जाते हैं
तो वो PMLN के हक में फैसले करते हैं? ऐसे नहीं होता। देखें, एक जो जज है उसका ओथ होता है न्यूट्रलिटी का, एक हर बंदे की अपनी रेपुटेशन होती है। अगर मैं PMLN का हूं, मैंने तो हल्फन बयान नहीं दिया कि मैंने ये सुना है और वो सुना है, जो उनके सामने हुआ उसका उन्होंने हल्फन बयान दे दिया। अब बाकी दूसरा एक पॉइंट PTI उठाती है कि जी ये 3 साल बाद क्यों याद आया, तो सच तो अगर 30 साल बाद भी आ जाए तो उस पे जो है कार्रवाई होनी चाहिए। ये जब भी आए, जब भी एविडेंस जो है वो अहम केसेस की समाअत से पहले जब इस तरह की चीजें या इस तरह के सबूत मुबैना तौर पर सामने आते हैं तो फिर सवाल तो उठता है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बैरिस्टर साहब, एज ए बैरिस्टर जरा इसके ऊपर आप एक कॉमेंट कर दीजिएगा कि क्या इस चीज की ज्यादा अहमियत है कि ये एफिडेविट किस जगह पर या किसकी मौजूदगी में साइन हुआ, या फिर इस चीज की ज्यादा अहमियत होगी कि इसका कॉन्टेंट क्या है? देखिए, बात तो कंटेंट पे आएगी, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर एफिडेविट की अगर कोई हैसियत है तो पहले उससे बड़ी हैसियत तो उस फर्द की होगी जिसका वो एफिडेविट है। अगर उस फर्द का ज़मीर सोया रहे 2-3 साल और उसके बाद एकदम जाग जाए तो वो उसकी तो मेरे ख्याल से कोई इतनी मोतबर हैसियत मौजूद नहीं है। लेकिन हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो जजों के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती रही है, कभी मलिक क्यूम की वीडियोस आई और जब वो आई और फिर तहकीक हुई और पता चला कि किस तरह लोगों ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को सजा देने के लिए कहा, वो शोरा आफाक आपको पता है। तो हम तो किसी को समझते हैं कि जजों को इन मामलात के अंदर मुलव्वस होना नहीं चाहिए, और मैं नहीं समझता कि राना शमीम बयान की कोई हैसियत होगी। अगर हैसियत होती तो वक्त पे बोलते, वक्त के बाद बोलने का कोई फायदा नहीं, वो उसमें कोई ना कोई मुफाद। ठीक है, अहमद जवाद साहब, ये बताइए, काफी हलचल मची हुई है इस एफिडेविट को लेकर, काफी अरसे से मची हुई है, तो किस तरह से इस बयान हल्फी की तहकीकात हो कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? देखें आयशा, ये तो इस वक्त अदालत में है, ये अदालत का काम है कि वो इस बयान हल्फी को देखे कि वो जेन्युइन है या वो गलत है या कोई अंडर प्रेशर है या कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। ये तो उन्होंने डिटरमिन करना है, और शायद यही जो प्रोसेस है इस वक्त इन प्रोग्रेस है। इसलिए मैं इस पे राय नहीं दूंगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अदालतों को ही इसका फैसला करना चाहिए, वही इस पोजीशन में है। हम जो बातचीत कर रहे हैं वो तो एक स्पेकुलेशन है, और हो सकता है कि ये एक जो कह लें कि मैटर ऑफ कन्वीनियंस जो हमें लगेगा हम वो कह देंगे कि चूंकि वहाँ पे नवाज शरीफ साहब का एक ताल्लुक है और वो वहाँ पे बैठे हुए थे या कोई मिली भुगत है, हम ये कह देंगे। PMLN जो है वो कह देगी कि नहीं ये राना शमीम साहब जो है ये उनका अपना 3 साल के बाद ज़मीर जाग गया है, इसलिए उन्होंने जो है इसका जिक्र किया है कि किस तरीके से पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया है। देखें, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, जो जिस पार्टी को ज्यादा सूट करती होगी वो दे देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ऐसे मामलात के बारे में फैसला अदालतों को करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। बिल्कुल, ज्यादा डिले नहीं होनी चाहिए। अवाम का हक बनता है कि राना शमीम साहब के बयान, क्योंकि इसके बहुत बड़ा इम्पैक्ट है पाकिस्तान की सियासत पे। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया, वक्त बस खत्म हो गया। हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।